Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are going to discuss UPSSC PET एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं वो, उसके बाद मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट। तो इसमें मैंने लिया है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक, ये बुक है। इस बुक्स के सारे पेपर हम डिस्कस करेंगे, फिर इसका मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप जिस बुक को रिकमेंड करोगे उस बुक को मैं उस क्वेश्चन सारे लेके उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ये हमारा पहला क्वेश्चन पेपर सेट है, ये 2023 का 2023 शिफ्ट है आपका फर्स्ट, डेट आपका 28/10/2023। इसमें हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, जीएस, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, और फिर मैथ के भी सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? सो करेक्ट आंसर इज पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी बिकेम नोन एज जिन्ना। व्हाट डज जिन्ना मीन? महावीर स्वामी को जिन्ना कहा जाता है, जिनका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है द कॉन्कर, यानी विजेता। जैन धर्म की ये 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति के बाद जिन उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ जिनका अर्थ है विजेता, जिनके अतिरिक्त उन्हें अयोग्यता, निर्गत, बंधन रहित, केवल्य आदि उपाधियां प्राप्त थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभ देव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि जैन धर्म के 24वें पूछता है, वैसे ही जैन धर्म के पहले भी पूछता है कि पहले तीर्थकर कौन थे। तो ये थे आपके आदिनाथ या ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, एज मेंशन इन अशोका इंस्क्रिप्शन देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर in the Maurya Empire, including the capital Patliputra and other 4 provincial centers. Which among the following was not the provincial center? जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र, अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो करेक्ट आंसर इज इंद्रप्रस्थ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में विश्वामित्र एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो करेक्ट आंसर इज बी, ब्यास और सतलुज। ऋग्वेद के 3 मंडल में विश्वामित्र नदी कथा नामक कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं शतुद्री और विपाशा नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1772 द सुभद्र ऑफ डैश वॉज गिवन टू सवाई राजा जयसिंह। सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो कहाँ? ये आगरा में। वर्ष 1722 में मोहम्मद शाह ने सवाई राजा जयसिंह को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया एवं कुछ समय बाद में उन्हें मालवा का भी सूबेदार बना दिया गया। इन्हें सवाई की पदवी फर्रुखशियर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? करेक्ट आंसर इज सोमनाथ लहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? सो करेक्ट आंसर इज बी, स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में
असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? करेक्ट आंसर इज कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था, तो यह स्थित था सैन फ्रांसिस्को में। 1913 में जब हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना द्वारा हुई थी, उस समय उसका कार्यालय 436 हिल स्ट्रीट में था, जिसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया था। ये स्थान सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शिरोई या सिरोय कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? सो करेक्ट आंसर इज सी, मणिपुर। शिरोई या सिरोय कुमुदिनी लिली भारत के मणिपुर में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है। यह शिरोई पहाड़ियों से प्राप्त होती है। यह मणिपुर का राज्य पुष्प भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। यह इस राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान के सिरोही जिले की माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? करेक्ट आंसर इज ए, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो वहाँ पे रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो करेक्ट आंसर इज सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी राइट टू वर्क की गारंटी देना है? सो करेक्ट आंसर इज बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये बागवानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज ए, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत का एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो करेक्ट आंसर इज ए, सेक्शन 100 यानी धारा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर इज 6 मंथ्स यानी 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पे है। करेक्ट आंसर इज द कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया?
तो यह पारित किया गया था दिसंबर 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपका बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंक्स यानी स्वरयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें क्या है कि स्वरयंत्र श्वसन तंत्र एक कॉर्टिलॉजिनस खंड है जो गर्दन के अग्रभाग में स्थित होता है। स्वरयंत्र का प्राथमिक कार्य सांस लेते समय निचले श्वसन पथ को श्वास नली में भोजन के प्रवेश से बचाता है। इसमें स्वर रज्जु भी शामिल है। यह एक कॉर्टिलॉजिनस कंकाल। तो इसमें से कोई ऑप्शन आपका दिया नहीं था, तो इसीलिए कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये आपका सोल है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया आपका सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? सो करेक्ट आंसर इज मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? सो करेक्ट आंसर इज सेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिचुआ यानी नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सो करेक्ट आंसर इज मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका आ गया मैथ का क्वेश्चन कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए था। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर ही 7 पे पहुंच गया। तो अब मैच जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत है? देखिए क्वेश्चन में क्या है, इंग्लैंड को जीत के लिए 48 में 324 चाहिए। शुरुआत में कुल रन कितने हैं? तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 6, उसके अगले में 10 मल्टीप्लाइड बाई 8.5, नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये करके आपने इसका योग निकाल लिया यानी सम निकाल दिया। जब आपने इसको ऐड किया तो ये आपका आया 270। टोटल कितना चाहिए था? 324। इसमें से जब आप 270 को माइनस करोगे तो आपका आया 54। ये 54 चाहिए और औसत आपको निकालना है और टोटल कितने उसमें है तो आप काउंट करोगे तो 8 आएगा। तो ज़रूरी औसत के लिए क्या करते हैं, जो दिया होता है टोटल नंबर उसको ऐड करके और उसमें जो संख्या दी होती है उससे आप डिवाइड करते हो। तो 54 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 6.75। क्वेश्चन नंबर 32, इसको क्या करना है कि अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग में करना है यानी बड़े से छोटा। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। जब 5 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.625। 9 डिवाइडेड बाई 13 0.692, 11 डिवाइडेड बाई 17 0.647। तो वैल्यू आ गई इसकी। अब आप इसको आप अरेंज कर लो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपका पहला आएगा 9/13, सेकेंड आएगा आपका 11/17 और थर्ड आएगा आपका 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट। इसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो देखिए पहले जो क्या करते हैं, जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो अब पॉइंट को हटाते हो। पॉइंट को जब आप हटाओगे तो आपका क्या आएगा रूट में 81/64 मल्टीप्लाइड बाई 484/625 मल्टीप्लाइड बाई 25/211। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 0.34। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 8 इनवर्स a टू द पावर -1 माइनस 9 टू द पावर -1 के होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर -1 माइनस 9 टू द पावर -1 होल पावर -1। तो ऐसा आपको करना है। तो आपको पता है कि अगर किसी नंबर पे ऐसे मान लीजिए ऐसे दिया है, माइनस में पावर दिया है, तो उसको जब आप पॉजिटिव में चेंज करोगे तो वो 1/a हो जाएगा। जैसे b टू द पावर -1 है, उसको जब पॉजिटिव चेंज करोगे, उसका पावर पॉजिटिव करोगे तो वो 1/b आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वैसे किया है, ठीक है। तो अब 1/8 माइनस 1/9, यहाँ पे ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/9। तो एलसीएम लेके जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया 1/72, ये आया आपका 5/36, ठीक है। अब इसके पावर -1 है, जैसे मान लीजिए अगर ये दिया है 1/a टू द पावर
-1। अब इस पावर को पॉजिटिव जब आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 72 हो जाएगा, ये 36/5 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 10। ये यहाँ पे क्या है, डिवीजन का दिया है, ये डिवाइड कर रहा है। जब आप इसका साइन चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर और शेष वेतन में से वो 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती। अब उसके पास बचे कितना, तो इतना बचा 10,736। तो दिव्या का मासिक वेतन कितना है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन कितना है, 100x है। दिव्या भोजन और बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च कर रही, 24 + 15 यानी 39 वो खर्च कर रही। तो शेष कितना हो जाएगा, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका कितना है, 61x। अब क्या कह रहा है कि मनोरंजन और परिवहन पे कितना खर्च कर रही है, तो 25 + 20 यानी 45%। तो शेष कितना हो जाएगा, 61 में से ये जो है इसका 45 वो खर्च कर रही है ना, तो 61 - 61 का यानी मल्टीप्लाइड बाई 45/100, तो ये आपका आएगा 33.55। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इतनी दी है 10,736, तो इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारी 320। अब हमें क्या फाइंड करना है कि दिव्या का मासिक वेतन, तो हमने कितना माना था 100x, x की वैल्यू आ गई हमारी 320, तो अब x की वैल्यू रखेंगे तो आप हमारा आंसर आएगा 32,000। अब ये हिंदी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं। सो करेक्ट आंसर इज डवाडोल और अस्थिर। दिए गए विकल्पों में जो विकल्प है डवाडोल अस्थिर विलोम युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, होनहार बिरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है। सो करेक्ट आंसर इज होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। सो करेक्ट आंसर इज प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण एंड गिरोह, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। 39, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। सो करेक्ट आंसर इज रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये शुद्ध है। जैसे यहाँ पे जो अशुद्ध से महादेवी छायावादी कवयित्री थी, तो महादेवी छायावादी कवयित्री है, यहाँ पे भी अशुद्ध दिया, उसका शुद्ध करके दिया है। नेक्स्ट, कलम के जादूगर किसे कहा गया, तो ये कहा गया आपके रामबृछ वेनीपुर को। कलम के जादूगर रामबृछ वेनीपुर को। सुमित्रानंद पंत को क्या कहा गया है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि। और मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट तथा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि इनको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपका दिया फेस्टिडियस, इसका आपको क्या करना है, एंटोनियम फाइंड करना है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केयरलेस, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द, जो फेस्टिडियस इसका मतलब होता है नखरेबाज, नग चढ़ा, तो इसका जो विकल्प होगा सी यानी केयरलेस, लापरवाह होगा। थॉटलेस मीन्स विचार विहीन होता है, केयरफुल मीन्स सजग होता है और इनडिस्क्रीट मतलब होता है असावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु ब्लैंक टू बी ब्लैंक। सो करेक्ट आंसर इज सी। इसमें क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सो करेक्ट सेंटेंस इज आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसमें क्या पूछा, इनकरेक्ट आपसे पूछा, तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग क्या होती, ये होती, इसमें डबल एन होता है, यहाँ पे क्या किया इसने, सिर्फ सिंगल एन यूज किया है। जर्नी का आपका मीनिंग होता है यात्रा, एमेट्योर का मतलब होता है आपका शौकिया और बेनिफिशियरी का मतलब होता है आपका लाभार्थी। अब आपका जो आता है फिर पैराग्राफ आता है, जैसे हिंदी का भी पैराग्राफ आएगा, पैसेज देगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों का देगा, फिर उससे कुछ आपको क्वेश्चन दे देगा। तो ऐसे में क्या करिए कि आप सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, रफली एक बार उसको रीड कर लीजिए, उसके बाद फिर आप पैसेज को रीड करेंगे। जैसे ही आप पैसेज को रीड करेंगे तो जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो आप फटाफट आप उसको आंसर मिलता जाएगा, तो आप डायरेक्ट आंसर चूज करते जाएंगे।
क्या होता है कि अगर आपसे पहले पैसेज पढ़ा उसके बाद क्वेश्चन पढ़े तो ये टाइम टेकन हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पे आइए। तो ये पैसेज आप पढ़ लेना, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बता रही हूँ और उसके आंसर देखती हूँ कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट पिग्स आर लोकेटेड इन। करेक्ट आंसर इज हिमाद्री रेंज। ये सारे जो आंसर है आपको इस पैसेज से आपको क्या करना होता है, फाइंड करके टिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच इन सो एलुवियल डिपॉजिट्स। अब ये आ गया आपका मैथ्स क्वेश्चन या फिर रीजनिंग। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एट द रेट रिप्रेजेंट प्लस, दिस वन इज रिप्रेजेंट माइनस एंड दिस वन रिप्रेजेंट डिविजन एंड दिस वन रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या है, इसमें एक दे दिया जाएगा कि हाँ ये सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये सिंबल प्लस रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल आपका मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है। तो इसका क्या, ये रिप्रेजेंट करता है आपका डिवीज़न, ये आपका रिप्रेजेंट करता है माइनस, ये आपका रिप्रेजेंट करता है, हाँ ये आपका रिप्रेजेंट करता है माइनस, और ये आपका रिप्रेजेंट करता है डिवीज़न। तो यहाँ पे क्या किया हमने, वो सिंबल को रख दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपका रहेगा वो सिंबल को रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 58, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे में क्या होता है कि जो भी आपको सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन आपने मान लीजिए इसको लिख लिया, या फिर डायरेक्टली आप क्या करिए कि 8900, फिर ये जो सिंबल इसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिवीजन, तो डायरेक्ट डिवीजन लिखिए डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, तो डायरेक्ट माइनस लिखिए, फिर 5 लिखिए। उसके बाद ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन। ये करने के बाद जब आपने लिख लिया तो फिर आप बोर्ड मास रूल फॉलो करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए। बोर्ड मास रूल इसमें फॉलो करना होता है, वरना आपका आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर। संख्याओं के दिए गए क्रम से अलग संख्या ज्ञात करनी। इसमें क्या होता है, एक नंबर आपको सीक्वेंस में दे देगा और आपको फाइंड करना रहेगा कौन सा उस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है। जो उस नंबर को ऐसे आपसे पूछ देगा कि फाइंड ऑड वन, ऑड करके भी पूछ देगा, या फिर कह देगा कि कौन सा नंबर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर कौन सा नंबर गलत है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करके देगा। तो आप यहाँ पे देखो 582 से 588 तक जाने पे कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। सिमिलरली 605 से लेके 611 तक कितना ऐड हो रहा है, 6 हो रहा है। फिर यहाँ से देखिए 588 से 634 तक कितना ऐड हो रहा है, 6 हो रहा है। 611 से 617 तक भी कितना ऐड हो रहा है, 6। लेकिन यहाँ पे देखिए 634 और ये 594, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या होगा आपका 634 क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है कि एक नंबर छोड़ के जब आप दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो रहे हो तो +6 +6 +6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 634 का क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी आपका 634, क्योंकि 634 में अगर आपका फिर 6 ऐड होना चाहिए था तो 617 आना चाहिए था, लेकिन 617 आपका नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998, कि 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बुधवार। देखिए 1999 से 2000 में आप क्या करेंगे, विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे, तो यह आपका आएगा 1 + 2 3। विषम दिन कैसे निकालते हैं, आप 4 से उसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि 17 जून 1998 के बाद जितने भी शेष दिन है आप क्या करेंगे, जैसे जून के बाद, जून में तो 13 डेज रहेंगे, उसके बाद जुलाई में 31, फिर अगस्त में 31, ऐसे करके दिसंबर तक में जितने रहेंगे आपके, उसमें आपने टोटल डेज निकाले। फिर उसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका तो 28 वीक्स आएगा, प्लस एक दिन का आप क्या आएगा, आपका ऑड आएगा, यानी विषम दिन आएगा। तो देखिए यहाँ से एक आपका विषम दिन आया और एक यहाँ से आपका विषम दिन आया, दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 4। ठीक है, 4 दिन आपका विषम आया। तो आपको उसमें नंबरिंग दी होती है, कोडिंग होती है 0 1 2 3 4। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे होता है, 0 संडे, 1 मंडे, 2 आपका ट्यूसडे हो जाता है, 3 आपका वेडनेसडे हो जाता है। और इसे बहुत लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 करके। तो उस हिसाब से जैसे आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हो, आपने कौन सी वीडियोस देखी, उस हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो जो विषम डे आया है आपका, उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अगर आपको एक कैलेंडर वाला क्वेश्चन इस तरह नहीं समझ आया तो मैं फिर से इसको अपने तरीके से बताती हूँ। मतलब इसमें जैसे सॉल्यूशन दिया था मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है, मैं इसको अपने तरीके से बताती हूँ कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। एक सेकेंड। एक तो आपने विषम दिन, ऑड डे, मतलब ऑड डे क्या होता है कि वीक से जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जैसे 7 से आप डिवाइड करने के बाद टोटल तो आपका आएगा कि हाँ किसी मंथ में कितने वीक हो रहे हैं, उस वीक को छोड़ के जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं वो आपका होता है विषम दिन। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका हो गया मंथ, हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका मंथ हो गया। ओके, और एक आपका हो गया सेंचुरी कोड। सेंचुरी में मतलब क्या हो गया आपका, जैसे ये आपका हो गया 1600, 1700, 1800, 1900, ये हो गया 2000। अभी तो यही चल रहा है, इससे आगे आप जाएंगे नहीं। और एक आपका कोडिंग हो जाएगा डेज का, सॉरी हाँ डेज का, सिर्फ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग दे देते हैं। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। जैसे संडे का क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने सैटरडे का जो सैटरडे का होता है वो 0 करते हैं, सॉरी सैटरडे जो आया हमारा 0 आ गया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये हमने ऐसे कर दिया। बहुत लोग सैटरडे को ऐसे करके करते हैं। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसकी भी हम कोडिंग करते हैं। जैसे इसकी कोडिंग क्या होती है आप लर्न कर लीजिएगा। इसका होगा 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ठीक है, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट का निकालना है कि डे कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मंथ दिया होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपको कोड याद करना है। और सेंचुरी भी आपको दी है। अगर 1600 की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा 6, 1700 की बात करेगा तो 4, और 1800 की बात करेगा तो 2, और अगर आपका 1900 की बात करेगा तो ये हो जाएगा 0, और 2000 की बात करेगा तो 6। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका 17 जून। अब देखिए 17 दिया है तो पहले आपने क्या किया, 17 लिखेंगे, लिखा आपने 17 प्लस मंथ कौन सा है, मंथ आपका है जून। अब देखिए जून के लिए आपकी कोडिंग क्या है, जून के लिए आपकी कोडिंग है 5, तो ये हो गया आपका 5 प्लस अब आपका ईयर कौन सा है 1998, तो इसका जो लास्ट डिजिट है ये 98 हमने लिखा, प्लस अब आप क्या करेंगे, लीप ईयर देखेंगे कि लीप ईयर कितने आ रहे हैं। तो लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद रिपीट होता है, तो उसको क्या करेंगे, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप टोटल उतने लीप ईयर देखेंगे। लीप ईयर की मतलब ऐसे होता है कि आपका रिमाइंडर आएगा, डिविडेंड आएगा, क्वोशंट आएगा, तो जो उसमें जो डिवाइड करने के बाद जो टोटल आपकी जो क्वोशंट की वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, तो वो आपका आएगा 24। जैसे आपने 1998 को इससे 7 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 24, तो 17 प्लस 5 प्लस 98 प्लस 24, इसको आप डिवाइड करोगे फिर 7 से। 7 क्या होता है आपका वीक हो जाता है कि वीक में कितने डेज होते हैं। उसके बाद ऊपर जो है आप उसको जब ऐड करोगे तो आपका आएगा 144 डिवाइडेड बाई 7, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा, एक सेकेंड तो ये आपका आएगा, एक सेकेंड, हाँ 144 को आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 4, रिमाइंडर आ गया 4। अब आप देखो जो डेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इस डेज में 4 किसका कोड है, तो ये आपका हो गया वेडनेसडे का। सो करेक्ट आंसर इसीलिए आपका क्या हो गया, वेडनेसडे। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है मतलब ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने कोडिंग वाइज बताया कि हाँ कैसे हम कोडिंग दे देते हैं, मंथ्स को कोड दे देते हैं, डेज को कोड दे देते हैं, और सेंचुरीज को कोड। तो ये सबसे ईजी तरीका है कि आप मंथ्स का कोड याद कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सब का कोड आप याद कर लो, और उसके बाद सेंचुरीज का कोड याद कर लो, और उसके बाद जो डेट दी है उसको प्लस करो, मंथ जो दिया है उसकी कोडिंग लिखो, फिर जो सेंचुरी दी होगी, सेंचुरी आपका 1998 है, ठीक है 1998 यानी 1900 की बात हो रही है, 1900 की बात हो रही है, तो उसमें जो लास्ट में जो डिजिट रहेगा आपका, लास्ट में जैसे 98 है
तो उसको क्या किया आपने, लिखा, उसका कोडिंग उसको 98 को लिख के फिर आप लीप ईयर फाइंड करोगे। कितना लीप ईयर के लिए हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने 0 लिखना भूल गई, सॉरी, क्योंकि ये ऐसे 0 ऐड करेंगे तो कोई वैल्यू इसकी होगी नहीं, लेकिन हाँ मान लीजिए अगर आपका 1700 सेंचुरी आता या 1600 सेंचुरी आता तो कोडिंग आपकी चेंज होती है। यहाँ पे इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी 6, तो 1900 इसकी कोडिंग 0 आ गई, तो 0 प्लस लास्ट का 2 डिजिट 98 लिखा। फिर उसी ईयर में हमने लीप ईयर निकालने के लिए उसको 4 से डिवाइड किया, नहीं इसको आप 4 से आप डिवाइड करोगे, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आपका रिपीट होता है, तो 4 से डिवाइड करके आपने लीप ईयर निकाला। फिर ऐड करके उसको आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करके जो कोड आएगा, जो भी नंबर आएगा, उससे आप अपना डेज फाइंड कर लोगे। तो आपको बस ये नंबर याद करने की ज़रूरत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड एंड रिलेशन। A माइनस बी का अर्थ है कि A B का भाई है, A डिवाइडेड B का अर्थ है कि A B का पिता है, और A मल्टीप्लाइड B का अर्थ है कि A B की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि P Q का मामा है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका डी दिया है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि P Q का मामा है, तो मतलब मेरी मम्मी के जो भाई रहेंगे वो मेरे क्या लगेंगे, मामा लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम टेकन हो जाता है अगर आपको ऑप्शन में फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशन चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप फटाफट ऑप्शन से देख के करेक्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इसमें क्या दिया है आपका कि स्टेटमेंट दिया है कि सभी डंडे बंदूक हैं, कुछ नावें डंडे नहीं हैं। आपको इसमें क्या करता है, स्टेटमेंट दे देता है और आपसे कंक्लूजन पूछता है, और आपसे पूछेगा कि दोनों कंक्लूजन में से कोई एक सही है या दूसरा सही है, या दोनों सही नहीं है या फिर दोनों सही है। तो क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट क्या दिया कि सभी डंडे बंदूक, यानी बंदूक के अंदर ये आपका डंडे आ गया, और फिर कह रहा है कुछ नावें डंडे नहीं, ये जो नाव है ये आपका डंडे नहीं है। तो पहला कंक्लूजन क्या पूछ रहा है कि सभी बंदूकें नावें हैं। देखिए इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन बन रही ना, तो ऑब्वियस सी बात है पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड है कुछ नावें बंदूकें नहीं है, कुछ नावें बंदूकें नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका कंक्लूजन, ये भी गलत हो गया, यानी ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन डी, इफ नाइदर वन और नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज 2018। करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करना कि मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम आप 1 ईयर तक के सारे करंट अफेयर्स देख लें। सबसे बेस्ट है कि आप गौरव सर का देखिए, गौरव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उत्कर्ष ऐप पे है उनका, तो मैं तो उन्हीं को फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, अध्ययन मंत्रा पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया। सो करेक्ट आंसर इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी। सो करेक्ट आंसर इज ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, सुस्वागतम। ये 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में NCAP लॉन्च किया। तो NCAP का पूर्ण यानी फुल फॉर्म बताना। सो करेक्ट आंसर इज बी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 56।
अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिकी टास्क फोर्स की स्थापना की गई? सो करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत अमेरिका टास्क फोर्स का गठन इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने के लिए किया गया। इसका लक्ष्य एक दशक में $100 अरब तक दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाना है। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राम सेवक शर्मा को टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। विश्व का पहला 7 मिनट कैंसर उपचार टीका जैब किस देश में शुरू किया जाएगा? सो करेक्ट आंसर इज ए, इंग्लैंड में। विश्व का ये पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका है जैब, जो इंग्लैंड में शुरू किया गया। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। और हम अब मतलब ये पेट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आगे भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये रिपीट भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ आप इसको याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कि इस आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरा कर लिए हो तो 60 वर्ष से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष की सूक्ष्म परियोजना के लिए दक्षिण एशिया सरकार पुरस्कार जीती। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो ये होगा आपका एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में भारतीय वायुसेना IF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। सो करेक्ट आंसर इज त्रिशूल। ये कब शुरू की गई थी? सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू की गई। तो आज के सिर्फ हम इतना क्वेश्चन 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 61 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। हर पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन दिए हैं, तो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी और कोई भी बुक रिकमेंड करनी है कि हाँ इस बुक से भी आप मुझे वीडियोस ला के दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट मैं वीडियो उसी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड करूँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।